हेलो और नमस्कार दोस्तों, इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में यह पहला मुकाबला था जिसका रिजल्ट आज डिक्लेयर हो गया। जी हां, 6 राज्यों की 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव जिसमें इंडिया बनाम एनडीए हो रहा था। ऐसे में आप देखेंगे 4-3 से इस मुकाबले को जीता है इंडिया गठबंधन ने। ऐसे में क्या सही में ये एनडीए गठबंधन की हार है और इंडिया गठबंधन की जीत है, या इस फैसले में कई सारी ऐसी बातें छुपी हैं जिस पे हमें आज चर्चा करनी पड़ेगी। जी हां, आज हम बात करेंगे उपचुनाव के रिजल्ट पर। तो फिर नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं द स्वदेश। देखिए दोस्तों, जब बात हुई थी इंडिया गठबंधन की, जी हां 23 जून को जब इस गठबंधन के विषय में बात होने शुरू हुई, इसकी पहली मीटिंग पटना में होती है, उसके बाद यह मीटिंग बंगलौर में होती है, उसके बाद मुंबई में होती है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन को एक शेप मिला। इसके बाद से ही आप देख रहे हैं कि चुनाव का माहौल इंडिया में बन चुका था। ऐसे में जब 6 राज्यों की 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे, तो ऐसे में यहां पर बात आई कि आखिर इन चुनावों को जीतेगा कौन। तो ऐसे में पहला यह मुकाबला था इंडिया बनाम एनडीए का, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सीट थी उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट। जी हां, यहां से लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी और बीजेपी। आमना सामना था एनडीए का और इंडिया का। ऐसे में एनडीए के साइड से दारा सिंह चौहान यहां पर इस सीट को लड़ रहे थे, जो पहले यहां से विधायक थे। समाजवादी पार्टी से होकर वह बीजेपी में पहुंचे थे, जिसके बाद लग रहा था कि उनको यहां पर जीत मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने यहां पर अपनी एकता का परिचय दिया और समाजवादी पार्टी के नेता सुधाकर सिंह ने इसको बड़ी आसानी से जीत लिया। जी हां, 50,000 से अधिक वोटों से उन्होंने इस चुनाव को जीता। तो इस चुनाव का अर्थ क्या निकलता है? देखिए, अगर घोसी विधानसभा सीट को देखा जाए तो यह विधानसभा सीट दोनों पार्टियों के लिए नाक लड़ाई बनी हुई थी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ सीधे ही इस सीट को देख रहे थे और उनके तरफ से यहां पर कई सारे और नेता जमे हुए थे। ऐसे में दारा सिंह चौहान, जो यहां पर पहले विधानसभा से जीतकर आए थे, वही यहां पर दोबारा लड़ रहे थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी में रहते हुए उन्होंने इसको जीता था। लेकिन उसके बाद उन्होंने पाला बदला और वो चले गए थे बीजेपी में। ऐसे यह सीट खाली हुई तो लग रहा था कि दारा सिंह चौहान यहां से जीत जाएंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से यहां पर लड़ाई लड़ी, उसके बाद समाजवादी पार्टी इस जीत की हकदार है। जी हां, इंडिया गठबंधन एकजुट होकर यहां पर लड़ रही थी, उसका रिजल्ट हमारे सामने यहां पर आया। अब देखिए, बीजेपी यहां पर हारी क्यों? देखिए, पहली चीज तो यहां पे साफ निकल के आती है कि बीजेपी ने उस उम्मीदवार को यहां पर टिकट दिया जो दल बदलने में माहिर है। जी हां, दारा सिंह चौहान कांग्रेस से होते हुए वो बसपा में आए, बसपा से बीजेपी में, बीजेपी से सपा में, सपा से फिर बीजेपी में आए। ऐसे में उनके समर्थक भी इस चीज को देखकर हैरान रह गए थे कि हमारा नेता अपने लाभ के लिए लगातार पार्टियां बदल रहा है। ऐसे में जो समर्थक थे वह भी उनको वोट दिलाने में सक्षम नहीं रहे। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर भी यहां पे काफी देर तक लगे हुए थे, उसके बाद भी वह अपने वोटों का ट्रांसफर नहीं करवा पाए। ऐसे में आप देखेंगे दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर दोनों का कद इस समय एनडीए में काफी ज्यादा घट चुका है। उसके अलावा बीजेपी ने सवर्णों के वोट बैंक को बहुत ही आसानी से लिया। उनको लगा कि सवर्णों का वोट तो उनको आराम से मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके अलावा एनडीए के मुकाबले के लिए समाजवादी पार्टी ने एक नया नाम दिया है, उसका नाम है पीडीए। जी हां, पीडीए का मतलब क्या है? पीडीए का मतलब होता है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। यह शब्द दिया है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने। उन्होंने कहा कि एनडीए का मुकाबला अगर कोई कर सकता है तो वह है पीडीए। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी किस तरीके से यहां पर इसका मुकाबला करती है, क्योंकि पीडीए को वह जोड़ने का पूरा प्रयास कर रही है। ऐसे में बीजेपी को भी घाटा इसका बहुत हुआ। बीजेपी को एक समय लग रहा था कि अल्पसंख्यकों के वोट उनको आसानी से मिल रहे हैं। ऐसे में पसमानदा मुसलमानों को लेकर बीजेपी काफी काम कर रही है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी ने मुस्लिम वोटों का एकीकरण होने से वह उसको रोक नहीं पाई। उसका परिणाम भी यहां हमको देखने को मिल रहा है। बीजेपी के लिए यहां पर सीखने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि उनको यह समझ में आ गया कि अगर दल बदलू नेताओं पर वह ध्यान लगाएंगे तो ऐसे में चुनाव उनके हाथ से निकल जाएगा। इसके अलावा अल्पसंख्यक वोटों को लेकर भी उन्हें काम करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्हें सवर्ण वोट बैंक पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वह यह मानकर न चले कि सवर्ण उनको आसानी से अपना वोट दे देंगे।
इसके बाद चलते हैं हम लोग अब त्रिपुरा। जी हां, त्रिपुरा की 2 सीट धनपुर की और बक्सा नगर की, इन दोनों सीटों को बीजेपी ने वोटिंग मेजॉरिटी से जीता। जी हां, यहां पे अंतर इतना ज्यादा रहा कि एक तरफ एक पक्ष को केवल 10% और 20% वोट मिले। इंडिया गठबंधन की अगर कहीं पे करारी हार देखनी है तो वह हार हुई है त्रिपुरा में। यहां पर यह हार इतनी बड़ी है कि क्या कहा जाए। कांग्रेस के समर्थन के बाद भी वाम दल के नेता यहां पर इस चुनाव को जीत नहीं पाए। ऐसे में बीजेपी कह सकती है कि इंडिया गठबंधन त्रिपुरा में तो खारिज हो गया। अब बात करते हैं उत्तराखंड की बागेश्वर की सीट की। बागेश्वर की सीट पहले थी बीजेपी के पास, ऐसे में वहां से बीजेपी ही दोबारा जीती। इस तरीके से कह सकते हैं कि बागेश्वर में तो बीजेपी को आसानी से जीत मिल गई। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल। धूपगुड़ी, जी हां, धूपगुड़ी में होने वाला था चुनाव, और इस चुनाव में एक जो समस्या समझ में आई, क्या इंडिया बनाम एनडीए इसको कहें, यहां पर वाम दलों ने भी अपने कैंडिडेट को खड़ा किया था जिसको मिले थे 6% वोट। शुरुआत में बीजेपी की उम्मीदवार यहां से जीत रही थी, लेकिन उसके बाद टीएमसी यहां पे 4000 वोटों से जीत गई। जहां पर टीएमसी के उम्मीदवार को मिला है 46% वोट, वहीं पर बीजेपी के उम्मीदवार को मिला है 44% वोट और वाम दल को मिला है 6% वोट। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन आपस में लड़ाई लड़ेगा तो वह बीजेपी का मुकाबला कैसे कर पाएगा, क्योंकि मात्र 4000 वोटों का ही अंतर यहां पर रहा। अगर 4000 वोट दाएं बाएं हो जाते तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार को विक्ट्री मिल जाती। अब चलते हैं केरल। जी हां, केरल में ओमन चांडी के निधन के बाद वहां की सीट खाली हुई थी। ऐसे में केरल की इस चुनाव में आप देखेंगे वहां तो बीजेपी है ही नहीं, वहां पर लड़ाई हो रही थी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी में, जो इंडिया गठबंधन की मेन पार्टी है। ऐसे में वहां पर कांग्रेस को ही जीत मिली। अब चलते हैं झारखंड। और झारखंड में इंडिया बनाम एनडीए था। यहां पर आजसू की ओर से खड़ी थी यशोदा देवी, वहीं पर बेबी देवी को टिकट दिया था जेएमएम ने, जो कि जगन्नाथ महतो की पत्नी है, जो पहले यहां से विधायक थे। बाद में उनकी मृत्यु के बाद यह सीट खाली हुई थी और जेएमएम ने यह सीट आसानी से जीत ली। अब बात करते हैं इस पूरे चुनाव के गणित की, जिसे लोग इंडिया बनाम एनडीए कह रहे हैं। और 4 सीट मिली इंडिया को, वहीं पर 3 सीट मिली एनडीए को। अगर हम पार्टी वाइज देखें तो पार्टी वाइज यहां पर टीएमसी को 1 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, जेएमएम को 1 सीट और समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली, जबकि बीजेपी को 3 सीटें मिली। लेकिन आप देखेंगे इंडिया गठबंधन 2 जगह तो आपस में लड़ रहा था। जहां पर त्रिपुरा में कांग्रेस ने समर्थन दिया वाम दल को, वहीं पर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो वहां पे वाम दलों ने ममता बनर्जी को समर्थन नहीं दिया, और वहीं पर केरल में वाम दल और कांग्रेस आमने सामने आ चुके थे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो त्रिपुरा, झारखंड और उत्तर प्रदेश, इन 3 सीटों पर ही एनडीए बनाम इंडिया हो रहा था। बाकी जो सीटें आपको यहां दिखाई दे रही हैं उसमें आप देखेंगे कि चाहे हम बात करें पश्चिम बंगाल की, चाहे हम बात करें केरल की, यहां पर इंडिया के गठबंधन के दल ही आपस में लड़ रहे थे। तो ऐसे में इंडिया बनाम एनडीए ये कैसे हो सकता है? पर एनडीए के लिए भी यहां पर सबक है कि वह आने वाले चुनाव को हल्के में मत ले। सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे से उनको जीत नहीं मिलने वाली है। नरेंद्र मोदी के अलावा उनके सांसदों को, उनके विधायकों को काम करने की जरूरत है। और इंडिया गठबंधन के लिए भी सोचने की बात यहां पर है कि अगर उन्होंने सीट शेयरिंग सही से नहीं करी तो आने वाले चुनाव में उनको हार मिल जाए, इस पर किसी को अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों के लिए इस उपचुनाव में सीख है। अगर वह यहां पर ध्यान से चीजों को नहीं देखेंगे तो आने वाले चुनाव में दोनों की गोटियां फंस सकती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में यही कुछ, मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और विषय पर। तब तक इजाजत दीजिए अपने दोस्त सुधांशु को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।